तो जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आशीष और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर फ्रॉम RS अग्रवाल क्लास 10th मैथमेटिक्स ICSE बोर्ड। ओके, तो ये जो चैप्टर का नाम है उसका नाम है मैट्रिसेस। बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। आप अगर 12th में आगे मैथ्स लेते हो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है वहाँ के लिए। और काफ़ी सारे एक्सरसाइज वहाँ पे टोटल आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आप लोगों को जो करना है यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है, सो दैट जब आपको मैं मैट्रिसेस और इसी के बेस पे एक और टॉपिक आ जाता है डिटर्मिनेंट, इन दोनों चैप्टर में आपका जो इसका यूज है वो आप 12th में बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज मैंने यहाँ पे पहले लिस्ट कर दिया बेसिक कंसेप्ट में हमें कौन कौन से टॉपिक को बेसिकली कवर करने हैं, राइट। तो सबसे पहले मैट्रिक्स देखेंगे, फिर उसका ऑर्डर, फिर एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन, फिर डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में इतने सारे मैट्रिसेस आ जाएंगे। कंपेरेबल इक्वल मैट्रिसेस को डिस्कस करने के बाद हम ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स डिस्कस कर लेंगे। और फिर जाकर हमारे जो बेसिक कंसेप्ट वाली जो चीज़ें होंगी उसको हम कवर करने के बाद कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल, कुछ नहीं सारे सॉल्व्ड एग्जांपल जो होंगे एक्सरसाइज 9A के, वो उसको हम कवर कर लेंगे, सो दैट आपका एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट जो इस वीडियो से बिल्ड हो जाए और आगे के क्वेश्चंस आप अपने आप कर सकें, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम विथ मैट्रिक्स। सबसे पहले एक चीज बता दो, चैप्टर का नाम मैट्रिसेस है और हम यहाँ पे डिस्कस जो करने जा रहे हैं उसको मैट्रिक्स कह रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, ये जो मैट्रिक्स है और ये जो मैट्रिसेस है ये सिंगुलर है और ये प्लूरल। सिंपल सी बात है, मतलब मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म बनाया गया क्या, मैट्रिसेस। जब हम एक मैट्रिक्स की बात करेंगे तो सिंपल मैट्रिक्स ही बोलेंगे, बट जब हम मोर देन वन मैट्रिक्स की बात करेंगे तो उसको हम मैट्रिसेस बोल देंगे। बात समझ में आ गई, डन है। तो ये तो हो गया चैप्टर के नाम का सिंगुलर प्लूरल फॉर्म। अब बात समझते हैं इसका काम क्या है। तो मैट्रिक्स को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, तो सबसे पहले उस चीज को समझ लेते हैं। तो कहता है मैट्रिक्स क्या है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस चीज का, तो एलिमेंट्स का, नंबर्स का, अल्फाबेट्स का, कुछ भी हो सकता है अंदर। बात समझ में आ रही है, ठीक है। किसी के नाम का, किसी भी चीज की क्वांटिटी का। अब इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है, यहाँ पे हम दो तरह के ब्रैकेट यूज करते हैं। एक तो ये आपके पास स्क्वायर ब्रैकेट आएगा और दूसरा पैरेंथेसिस भी यूज कर सकते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। तो मर्जी आपकी, आप कोई सा भी यूज करो, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ से हम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देंगे, ठीक है। ये यूज करो या फिर ये यूज करो, ठीक है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट देने वाले हैं किसको, एलिमेंट्स को। फॉर एग्जांपल आपके पास नंबर्स हैं 1 to 6, ठीक है। 1 से लेकर 6 तक आपके पास नंबर्स है, उसको आपको अरेंज करना है ना रेक्टेंगुलर फॉर्म। तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है ना। वैसे स्क्वायर लग रहा है तो स्क्वायर रेक्टेंगुलर की बात यहाँ पे हम करेंगे। तो 1 2 3 मैंने यहाँ पे लिख दिया और 4 5 6 मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको मैंने क्या कर दिया, अरेंज कर दिया। कैसे, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में। फिलहाल ये रेक्टेंगल है, क्यों, क्योंकि इधर के देखिए, इधर और इधर दो ही रो है, लेकिन कॉलम कितने आपके पास, इसको इसमें 3 है। अभी हम बात करेंगे रो कॉलम की। बस सिंपल समझ लीजिए ये रेक्टेंगल के फॉर्म में, ये स्क्वायर के फॉर्म में फिलहाल नहीं है, ठीक है। रेक्टेंगल में क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ सेम कहाँ लग रही है आपको, देख लीजिए। ये आपके पास लेंथ ज्यादा है, ब्रेड्थ कितनी कम। बात समझ में आ गई। तो एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है, ठीक है। वो तो समझाने के लिए लेंथ ब्रेड्थ की बात कर रहे हो, बट यहाँ पे कहीं पे भी लेंथ और ब्रेड्थ का नाम आएगा ही। समझ में आएगा। चलिए अब रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट की बात करेंगे तो ये भी हो सकता है। बोलिए हाँ या नहीं, जी हाँ हो सकता है। रेक्टेंगल ये तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में क्या कर रहे हैं, नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। और कैसा हो सकता है भाई, तो ऐसा भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। जरूरी नहीं आपके पास नंबर्स ही हो। तो अंदर जितने भी, अब यहाँ पे आप लोगों को बस थोड़ा सा नाम देखना है कि ये तो आपने स्क्वायर ब्रैकेट से या फिर पैरेंथेसिस किसी से भी रिप्रेजेंटेशन दे सकते हो। जनरली मैं इससे दूंगा, ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट से। अब इसके अंदर जितने भी चीजें होते हैं उसको हम एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंट्रीज बोल दो या फिर एलिमेंट्स बोल दो, मर्जी आपकी। इन दोनों में से कुछ भी आप बोल सकते हैं, एंट्रीज या फिर एलिमेंट्स। बात समझ में आ गई। चलिए अब हम आगे चलते हैं। आगे हमें देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे भी आपके पास ये एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स है, ये भी एलिमेंट्स अंदर वाले। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया आपके पास मैट्रिक्स की रिप्रेजेंटेशन। मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो मैट्रिक्स कुछ नहीं है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। किस चीज का, नंबर्स का, अल्फाबेट्स का, किसी भी चीज की क्वांटिटी का। समझ में आ गई बात, किसी के नेम का, किसी पर्टिकुलर थिंग का। समझ में आ गई बात, डन है। चलिए तो ये तो हो गया हमारे पास मैट्रिक्स। अंदर जो भी चीजें हो तो उसको हम क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिमेंट्स कहते हैं। अब यहाँ पे हम दो चीज सीखेंगे, एक का नाम होगा रो और एक का नाम होगा कॉलम। तो सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, रो एंड कॉलम। अब रो की क्या कहानी रहती है उस चीज को समझ लेते हैं। रो आपने पहले भी देखते हुए आ रहे होंगे। अगर यहाँ पे इस तरीके से है तो ये वाला और ये वाला दो रो है हमारे पास, है ना। कई बार हम क्या कहते हैं,
जस्ट लेट मी चेक। हाँ, ये वाला देख रहा है आपके पास। अब इस यहाँ से मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि ये वाला, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से जब मैं जाता हूँ तो इसको मैं रो बोलता हूँ। हालांकि इसमें ये एक रो है, लेकिन कॉलम की बात करूंगा तो ऐसे 1 2 3 4 5 6, ये 6 कॉलम है। अगर ये आपको कंप्लीट दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ, 1 2 3 4 5 6, ये जो हॉरिजॉन्टल जा रहे हैं उसको हम रो बोलते हैं, ठीक है। और कॉलम क्या रहता है, ऐसे 1 2 3 4 5 6, इसमें रो भी 6 है और कॉलम भी 6 है। इसका मतलब ये एक स्क्वायर है जिसमें रो और कॉलम आपके पास इक्वल आ जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। देखिएगा, आप एग्जाम्पल के तौर पे इसकी बात करते हैं तो इसमें रो कितने आएंगे, देखिए ये एक तो ये हो गया और एक ये हो गया, तो इसको हम R1 और इसको हम R2 से रिप्रेजेंट कर देते हैं, रो 1 एंड रो 2। बट जब हम इसके कॉलम की बात करेंगे तो एक कॉलम ये रहेगा, वर्टिकल वाले को हम कॉलम कहते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को हम रो कहते हैं। तो कॉलम इसमें कितने हो जाएंगे, C1 C2 एंड C3, 3 कॉलम हो जाएंगे। क्या इतनी बात समझ में आई? रो और कॉलम आपको समझ में आया? तो सिंपल हॉरिजॉन्टल वाले को हम रो बोलेंगे और वर्टिकल वाले को हम क्या बोलेंगे, कॉलम बोलेंगे। समझ में आ गई बात? दोनों में एलिमेंट्स कॉमन आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे और छोटा सा एक चीज को डिफाइन करते हैं जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। जब हम ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की बात करते हैं तो वहां पे हम रो और कॉलम दोनों को साथ में बेसिकली डिस्कस करते हैं। तो ऑर्डर का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर का मतलब है जब भी हम किसी भी मैट्रिक्स की बात करेंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम कभी भी मैट्रिक्स की बात करेंगे तो और वहां के ऑर्डर की बात करेंगे तो हम हमेशा m क्रॉस n और m बाय n इसको रीड करते हैं, m बाय n से रिप्रेजेंट करेंगे। और ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स के लिए हम m और n का यूज करेंगे, m और n का यूज करेंगे और यहाँ पे क्रॉस लगा देंगे, बाय लगा देंगे, मल्टीप्लाई सिंबल लगा देंगे और m जो होगा वो रिप्रेजेंट करेगा आपको रो को और इसको ये n जो रिप्रेजेंट करेगा वो कॉलम्स को, कितने रोज हैं और कितने कॉलम्स है उसको रिप्रेजेंट करने वाला। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने इस मैट्रिक्स की बात किया, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने इस मैट्रिक्स की बात किया है तो R1 और R2 दो रो हैं तो m की वैल्यू आपके पास 2 हो जाएगा, फिर क्रॉस लगा देंगे और इसमें कॉलम कितने 1 2 3 3 है तो यहाँ पे हम 3 लगा देंगे, तो इसका जो ऑर्डर बन जाएगा वो 2 क्रॉस 3 बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। तो 2/3 का ये जो है वो मैट्रिक्स है। अब एक चीज और, जितने भी मैट्रिक्स होते हैं उसकी जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम हमेशा कैपिटल लेटर से करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ये एक मैट्रिक्स है तो यहाँ पे मैं कैपिटल A इज इक्वल टू समथिंग लिख दूंगा, ठीक है। अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो कैपिटल B इज इक्वल टू समथिंग लिख दूंगा, अगर ये कोई मैट्रिक्स है तो कैपिटल C इज इक्वल टू समथिंग लिख दूंगा। मतलब कैपिटल लेटर से हम किसी भी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं और हमेशा उसके अंदर का जो एलिमेंट अगर आप लिखना चाहते हो तो वहां पे हम स्मॉल लेटर्स का यूज करते हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, ये जो मैंने अल्फाबेट्स लिख दिए अंदर, आपके कुछ और नाम लिख दिए हैं, वो अभी आपको यहाँ पे 10th क्लास में नहीं पढ़ाया जाएगा, 12th क्लास के चैप्टर में आएगा, मैट्रिसेस के नाम से और एक डिटर्मिनेंट के नाम से। वहां पे हम डिटेल में अलग अलग चीजों को एंट्रीज के तौर पे, एलिमेंट्स के तौर पे अंदर डालेंगे, रखेंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अभी जो आपको खेलना है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर के साथ खेलना है, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ गई कि यार मैट्रिक्स क्या है, आपको ये समझ में आ गया, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं बेसिकली। उसके बाद आपने समझ लिया कि अंदर वाले को हम एलिमेंट्स या फिर एंट्रीज कहते हैं। फिर आपने समझ लिया कि इसका ऑर्डर क्या है, कितने रो और कितने एलिमेंट्स है। बात समझ में आ गई? चलिए अब और थोड़ा सा ऑर्डर के बारे में पता करते हैं। बताइए आप इसका कितना ऑर्डर है, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है? तो आप यहाँ पे देखते ही बता दोगे यार रो कितने, हॉरिजॉन्टल लाइन तो एक ही है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया 1, तो रो हो गया 1 और कॉलम 1 2 3 4 5 6, 1 क्रॉस 6 की मैट्रिक्स है ये। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो रो और कॉलम आपको काउंटिंग करनी आनी चाहिए। चलिए अब इसके ऑर्डर की बात करते हैं m/n। तो इसके ऑर्डर की बात करेंगे तो 1 and 1, 2 रोज है, इट विल बी 2 क्रॉस, ठीक है, बाय 1 2 3 4 4, तो 2 क्रॉस 4 और यू कैन से 2/4 की जो मैट्रिक्स है वो ये है। इसका ऑर्डर जो है वो 2/4 होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई? डन है, फील आया? तो अभी तक मैंने आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया अभी, और सिर्फ आपको बताया मैट्रिक्स, फिर बता दिया ऑर्डर। अब आगे जाते हैं एलिमेंट्स का पोजीशन और उसका नोटेशन कैसे करते हैं। बट बिफोर दैट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहीं पे समझ लेते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे एक मैट्रिक्स में? ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पे लिख देता हूं, number of elements in a matrix,
तो एक मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं वो आपके ऑर्डर पे डिपेंड करता है। जी हाँ, वो आपके ऑर्डर पे डिपेंड करता है, ऑर्डर कितना है। जो अब बीच में हम क्रॉस लगा रहे हैं, जो बाय लगा रहे हैं ना, वो इसीलिए लगा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कितने। देखिए अगर मैं इस वाले मैट्रिक्स की बात करता हूँ तो आप काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एलिमेंट्स हैं। बट हमने इसका ऑर्डर भी निकाला, अभी कितना निकला था, 2 क्रॉस 3 निकला था। तो यहाँ पे हम लिखते हैं जनरली रिप्रेजेंटेशन मैट्रिक्स की 2 क्रॉस 3। तो 2 3 जा कितने हो गए 6। अब बताइए अगर मैं ऑर्डर में रो और कॉलम को जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो हमेशा मुझे क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला कुछ नहीं, m मल्टीप्लाई बाय n कर दीजिए, मतलब रो को मल्टीप्लाई कर दीजिए कॉलम से। समझ में आई बात, डन है। तो इसके कितने हो जाएंगे, 2 3 जा 6, इसका हो जाएगा 1 6 जा 6, इसका कितना हो जाएगा 2 4 जा 8। काउंट कर लीजिए, आपको 8 एलिमेंट्स मिलेंगे, है ना। सबके ऑर्डर को मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो ऑर्डर को मल्टीप्लाई करके जितना भी आता है उतना ही एलिमेंट्स जो है वो आपके एक मैट्रिक्स के अंदर में इनसाइड मिलेगा। समझ में आई बात। तो अभी तो मैंने आप लोगों को एक शॉर्ट इंट्रो दिया है जहां पे मैंने आपको सिर्फ दो टॉपिक छोटे छोटे करवाए हैं, है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको बहुत अच्छे तरीके से, हर एक टॉपिक को एक एक चीज जो मैंने आज आपको यहाँ पे भी बताया है ना। चलिए अब हम आगे चलते हैं और अब हम यहाँ पे नोटेशन देंगे, ठीक है, रिप्रेजेंटेशन देंगे, एलिमेंट्स की पोजीशन को बताने वाले हैं। तो फिर से एग्जाम्पल तो लेने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो यहाँ पे ले लेते हैं 4 3 2 8 1 -1 3 -5 2 -1 0 7। ये हमने एक मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है और देखते ही सबसे पहला काम होगा आप लोगों को इसकी रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं कैपिटल ए से। ए दे दिया इस मैट्रिक्स का नाम। अच्छा इसका ऑर्डर लिखना है यहाँ पे, तो ऑर्डर लिखेंगे कितना होगा 1 2 3, 3 रोज है, कॉलम कितने 1 2 3 4, 4 कॉलम है। समझ में आ गई बात, डन है। तो 3/4 की मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि ये क्या आपके पास एलिमेंट है। यहाँ इस तरीके से कितने कितने एलिमेंट होगा, 3 4 जा 12 एलिमेंट्स होंगे टोटल इसमें। अगर मैंने आपसे बोला कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जो कि 18 क्रॉस 5 का है, जी हाँ 18 क्रॉस 5 का, तो बताओ इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे। तो आप बनाने तो जाओगे नहीं, उतना लिखने तो जाओगे नहीं 18 क्रॉस 5 का, फिर उसको काउंट करोगे। आप क्या कीजिए, रो और कॉलम, 18 रो है 5 कॉलम में मल्टीप्लाई कीजिए 90, तो उसके अंदर 90 एलिमेंट्स होंगे। समझ में आई बात। तो अब हम इसकी बात करते हैं कि एलिमेंट्स की रिप्रेजेंटेशन कैसे देंगे, एलिमेंट्स की पोजीशन को हम कैसे बताएंगे। तो चलिए एलिमेंट्स की जो पोजीशन होती है उसको हम कुछ इस तरीके से बताते हैं। ए यहाँ पे आई लिखते हैं और यहाँ पे जे लिखते हैं। अब ध्यान दिया गया, आई जो रिप्रेजेंट करेगा वो एलिमेंट्स का रो को बताएगा, एलिमेंट्स के रो को बताएगा, और जो जो रिप्रेजेंट करेगा वो एलिमेंट्स का कॉलम बताएगा, एलिमेंट्स का कॉलम बताएगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपको दो चीज़ के बीच में डिफरेंस जरूर पता होना चाहिए, m और n। देख लीजिए यहाँ पे क्या था m/n। अब m/n भी आपको रो और कॉलम को बता रहा था, और यहाँ पे i और j भी ये क्या कहते हैं रो और कॉलम को बताएगा। बट डिफरेंस क्या उस चीज को समझिएगा, m और n जो होगा वो मैट्रिक्स के ऑर्डर को बताएगा, ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर को बताएगा, लेकिन i और j होगा वो एलिमेंट्स के पोजीशन को बताएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। इसको लिख लीजिए नोट डाउन करके, दैट m and n represents the order of a matrix, but I and j represents the position of an element in the matrix. Got it? चलिए अब ए आई जे का क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं हम, है ना, एग्जाम्पल लेते हैं इस वाले एलिमेंट्स का। तो आपको बहुत अच्छे से पता है ये फर्स्ट रो में है, ध्यान दीजिएगा फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में ही है, मतलब i की वैल्यू भी 1 है और j की वैल्यू भी कितनी है 1 है। तो इस एलिमेंट की रिप्रेजेंटेशन में ऐसे दे सकता हूँ 1 1 और इज इक्वल टू मैं 4 लिख दिया मैंने, 4 है, ठीक है। देखिएगा A11 ये जो है वो एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इनमें से कोई सा एलिमेंट हो सकता है। बात आती है अब उसकी पोजीशन कैसे पता करेंगे, तो पोजीशन कौन बताएगा आपको, रो और कॉलम। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो A11 की बात करेंगे तो मेरे पास 4 आ जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए, अगर मैंने आपसे यहीं से बोला A34 का एलिमेंट बताइए, मतलब ये आपसे पूछ रहा है उस एलिमेंट का नाम बताइए, वो एलिमेंट इनमें से चूज करके बताइए जो थर्ड रो में आ रहा हो। तो देखिए 1 2 3 थर्ड रो में आ रहा है, चलिए हमने थर्ड रो को चूज कर लिया। उसके बाद देखिए कहता है फोर्थ कॉलम में आता हो, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, मतलब इसकी बात कर रहा है वो, 7 की बात कर रहा है वो आपसे सेवन जो एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको बताने के लिए कह रहा है। मेरी बात आगे फिर से ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने आपसे बोला A2 3 लेट्स से,
तो 823 का मतलब आपसे से पूछा जा रहा है एक ऐसा एलिमेंट बताइए, स्मॉल लेटर से हम एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऐसा एलिमेंट बताइए जो सेकंड रो में है। तो फर्स्ट फर्स्ट सेकंड मतलब इसमें से इन चारों में से कोई सा एक होगा, ठीक है। अब आगे देखिए कहता है थर्ड रो वाला, थर्ड कॉलम वाला ले लीजिए, सेकंड रो के बाद थर्ड कॉलम वाला, तो सेकंड रो के बाद थर्ड कॉलम 1 2 3, तो इन चारों में से ये वाला तीसरा आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो ये आ गया आपके पास 3, मतलब एलिमेंट जो होगा वो 823 वो हो जाएगा आपके पास 3। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है, क्लियर है? तो यहाँ पे आपको मैंने सारी चीजें अभी तक क्लियर करते हुए बताते हुए आगे चल रहा हूँ मैं। एक मैट्रिक्स बता दिया, ऑर्डर बता दिया, एलिमेंट्स की पोजीशन या फिर नोटेशन कुछ इस तरीके से करते हैं, AIJ A11 A34 इस तरीके से नोटेशन करते हैं इसके, या फिर पोजीशन किस तरीके से बता रहे हैं आपको पता चल रहा है रो और कॉलम को मिक्स करके। समझ में आ रही बात? डन है। तो स्टार्टिंग की जो 3 टॉपिक थे हमने उसको कर लिया, ठीक है। अब समझते हैं हम डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स। देखिए बड़ी छोटी सी चीज़ है डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स बताने के लिए। हमेशा जो डायगोनल मैट्रिक्स हम बताएंगे, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स जो बताएंगे वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स का बताएंगे, इस बात का भी हमेशा ध्यान रखिएगा। अब स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होते हैं? तो स्क्वायर मैट्रिक्स वो होते हैं, ये एक रेक्टेंगल मैट्रिक्स से देख लीजिए, रेक्टेंगुलर के फॉर्म में ये है ना, क्योंकि लेंथ ज़्यादा है और ब्रेड्थ का मतलब रो और कॉलम इक्वल नहीं है। जब भी आपके पास रो और कॉलम इक्वल नहीं होंगे उसको हम क्या बोलेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। और जब रो और कॉलम इक्वल आ जाएंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये चीजें डाउन कर लीजिएगा, इसको मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। और इधर की एक चीजें मिटा देता हूँ मैं, रीजन देखिएगा क्यों, क्योंकि मुझे इसको स्क्वायर बनाना था। लीजिए मैंने इसको, अब मैंने क्या कर दिया? स्क्वायर मैट्रिक्स बना दिया। देख लीजिए रो भी उतना ही है जितने कॉलम है। कैसे? तो 1 2 3 3 रो है, 1 2 3 3 कॉलम में। लीजिए 3x3 का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे ले लिया। अब देखिएगा यहाँ पे हम बात करेंगे डायगोनल एलिमेंट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए किसी भी शेप में जब आप देखते थे तो डायगोनल आपके पास 2 निकल कर आते थे इस तरीके से, है ना, एक ये रहा एक ये रहा। बट यहाँ पे हम 2 डायगोनल की बात कभी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही डायगोनल होता है और जिसे कहा जाता है लीडिंग डायगोनल। तो आप हमेशा लेफ्ट टू राइट आइएगा, ठीक है। ये आपके पास -1 है, ये वाला जो एलिमेंट है ये वाला डायगोनल होता है, इधर से ये वाला डायगोनल का यहाँ पे मैट्रिक्स में कोई लेना देना नहीं है, इस बात का हमेशा आपको ध्यान रखना है। तो ये जो चीज़ है उसको हम क्या कहेंगे? डायगोनल एलिमेंट्स कहेंगे। मतलब 4 और -1 और 0 ये क्या है आपके पास? डायगोनल एलिमेंट्स है। इसका मतलब ये है कि इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करूंगा? A11 ये क्या हो जाएगा? ए सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, और ये कहाँ आ रहा है? ये थर्ड और थर्ड कॉलम में आ रहा है। अब थर्ड रो और थर्ड कॉलम में आ रहा है। एक चीज़ हमेशा यहाँ पे नोटिस कीजिए, जितने भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे ये 1 1 1 1 2 2 2 2 सेम रो और सेम कॉलम में आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा दिमाग लगाइएगा और आपका सारा काम हो जाएगा। समझ में आई बात? मान लीजिए एक मैट्रिक्स हम 2x2 का लेते हैं, तो ये 2x2 का है क्योंकि 2 रो और 2 कॉलम है। तो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स ये वाले होंगे, A11 जो कि 2 होगा और ये 2 2 जो कि आपके पास 7 होंगे। जितने ऑर्डर के होंगे उतने ही डायगोनल एलिमेंट्स निकलेंगे, है ना। जितने ऑर्डर के जितने रो होंगे या फिर जितने कॉलम होंगे, ठीक है। तो 3 होंगे तो 3 निकलेंगे, 2 होंगे तो 2 निकलेंगे, A11 A22 A33 ऐसे ही चलता रहता है हमेशा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं होती है। समझ में आई बात? तो आपने समझ लिया डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स बी। तो अब हम आगे चलते हैं और भी चीज़ों को मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। इनको बहुत अच्छे तरीके से नोट्स कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा बेसिकली, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पे कि यार मैट्रिसेस के कितने सारे टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करता हूँ तो आपके पास रो कॉलम रेक्टेंगुलर स्क्वायर है, तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे मैट्रिक्स के एग्जाम्पल हैं। रो मतलब जिसमें सिर्फ रो ही हो, एक रो मतलब, कॉलम और भी हो सकते हैं नो प्रॉब्लम, ठीक है। और कॉलम का मतलब ये है कि इसमें सिर्फ कॉलम होंगे एक, बाकी रो कितने होंगे उससे हमें मतलब नहीं। फिर से समझ लीजिए, रो मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिंगल एक ही रो, ठीक है। कॉलम मैट्रिक्स का मतलब है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम है। इतनी बात समझ में आ गई? तो इसमें अगर एक ही रो है तो कॉलम बहुत सारे हो सकते हैं, मर्जी है। और इसका अगर आपके पास कॉलम एक है तो रो बहुत सारे हो सकते हैं। तो इनके ऑर्डर भी साथ साथ में लिखते हैं। तो एक रो है, 1 2 3 4 5 5 कॉलम है, ठीक है। इसका 1 2 3 4 4 रो है और एक कॉलम है। हमेशा आप रो को पहले लिखेंगे, कॉलम को बाद में, एम को पहले एन को बाद में। समझ में आ गई बात? डन है। चलिए रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अभी मैंने आपको समझा दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स अभी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ऑर्डर अगर सेम नहीं है तब तो उसको हम रेक्टेंगुलर बोलेंगे, लेकिन अगर ऑर्डर सेम है 2x2 3x3 4x4 है ना, तो उसको हम क्या बोलेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। नेक्स्ट समझते हैं हम डायगोनल और स्केलर, दोनों एक साथ समझना है। देखिए इन दोनों का आपने एक साथ समझा, समझ में आया? इन दोनों को एक साथ समझा, समझ में आ गए। इन दोनों को एक साथ समझेंगे, समझ में आ जाएगा। और इसको हम अलग ही समझेंगे और इसको भी हम अलग ही समझेंगे,
ठीक है, चलिए तो समझ लेते हैं फटाफट। तो रेक्टेंगुलर स्क्वायर भी हो गया, तो डायगोनल स्केलर को समझते हैं। डायगोनल का मतलब है आपके पास एक ऐसा मैट्रिक्स का एग्जांपल लीजिए, जो कि मैं गलत ले रहा हूँ, तो यहाँ पे लिख देते हैं 2 4 5, जिसमें जो लीडिंग डायगोनल होता है, जो डायगोनल अभी मैंने आपको बताया, उसमें तो कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे, बट बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो होंगे। लीजिए कुछ इस तरीके के, आप देख लीजिए, इसमें जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो यही तो है, A11 A22 A33, यही तो निकलेगा, है ना। 3 by 3 का मैंने मैट्रिक्स का एग्जांपल लिया है, तो डायगोनल एलिमेंट कुछ ना कुछ होंगे और बाकी सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यही आपके पास डायगोनल एलिमेंट्स। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार बच्चे। दूसरा लिख रहा हूँ मैं स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स में कहता है भैया यहाँ पे 2 to 2 होंगे, बाकी सारे जीरो होंगे। अब इन दोनों मैट्रिक्स में क्या डिफरेंस है बताइए? इन दोनों मैट्रिक्स में बस इतना सा डिफरेंस है कि डायगोनल में आपके पास कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं डिफरेंट, लेकिन इस वाले में हमेशा सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए, सेम एलिमेंट्स होना चाहिए। और ये क्या आपके पास स्केलर मैट्रिक्स। क्या इतनी बात समझ में आई? डन है। तो डायगोनल वाले में कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होंगे और स्केलर वाला हमेशा क्या होंगे, सेम होंगे। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट हमारे पास यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो यूनिट और आइडेंटिटी, यूनिट को और आई, इसको हम आई से रिप्रेजेंट करेंगे आगे चल के, ठीक है। तो यूनिट मैट्रिक्स हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, बात एक ही है। और यूनिट मैट्रिक्स है तो इसका जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 1 1 होते हैं, बाकी सारे जो होते हैं वो आपके पास 0 0 0 देखने को मिलेगा। लीजिए भैया, तो अब इनमें से आप लोगों को अगर ये पूछा जाए कि डिफरेंस बताइए डायगोनल के बीच में, स्केलर के बीच में और यूनिट मैट्रिक्स के बीच में, तो आप कैसे बताएंगे? तो सिंपल सी बात है, डायगोनल का आप बताएंगे यार डायगोनल में कुछ भी एलिमेंट हो सकते हैं, बाकी सारे जीरो। स्केलर में सेम एलिमेंट्स होने चाहिए डायगोनल में, बाकी सारे जीरो। और यूनिट मैट्रिक्स में आपके पास फिक्स है कि डायगोनल में 1 1 और 1 ही होगा, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हो सकता। थोड़ी देर के लिए मैं इसको स्केलर कह सकता हूँ, नो डाउट। इसका मतलब ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स इज द स्केलर मैट्रिक्स, बट स्केलर मैट्रिक्स आर नॉट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। समझ में आई बात? तो यहाँ से आप लोगों को चीज़ों को क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है आपके पास नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स। तो अगर सारे एलिमेंट्स आपके पास किसी भी क्या कहते हैं इसको, मैट्रिक्स का जीरो हो तो उसे हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं या फिर नल मैट्रिक्स कहते हैं, और इसको हम जीरो से ही रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही है बात? डन है। तो यहाँ तक आई होप आप लोगों को अभी तक कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, कंपेरेबल मैट्रिसेस और इक्वल मैट्रिसेस, इन दोनों को एक साथ समझेंगे, ठीक है। तो इधर की चीज़ें अगर कुछ नोट डाउन करनी हो तो प्लीज कर लीजिए। तो अब इसको हटा दिया जाए, मिटा दिया जाए, है ना, घटा दिया जाए। अब समझते हैं हम आगे कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स। देखिए अगर मैंने यहाँ पे दो मैट्रिक्स की बात करा, ध्यान दीजिए, मैंने दो मैट्रिक्स की बात करा, एक ये वाला मैट्रिक्स है ABCDEF और एक ये मैट्रिक्स है, ये दोनों को मैं कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलूँगा, कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलूँगा। बोलिएगा क्यों? तो कंपेरेबल मैट्रिक्स को बोलने के लिए सिर्फ आपको इतनी सी बात पता होनी चाहिए कि दोनों के जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो बिल्कुल सेम। फिर से समझ लीजिए, अगर दो मैट्रिक्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है तो उनको हम कंपेरेबल मैट्रिक्स बोलेंगे। अब समझते हैं इक्वल मैट्रिक्स को। अब इक्वल मैट्रिक्स को हम इक्वल तभी बोलेंगे जब दो मैट्रिक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो सेम होने चाहिए। देखिए इनका आपके पास 2 × 3 है, ये भी आपके पास 2 × 3 है। अगर ऑर्डर सेम है तो उनको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, नो डाउट। अगर ऑर्डर सेम है तो हम उनको कंपेरेबल मैट्रिक्स बोल सकते हैं, चाहे अंदर का एलिमेंट कुछ भी हो। देख लीजिए मैंने बिल्कुल ही अलग लिया। लेकिन इक्वल मैट्रिक्स हम तब बोलेंगे जब ऑर्डर तो सेम हो ही हो, ध्यान दीजिएगा, ऑर्डर तो सेम हो ही हो, साथ में कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर मैंने इस वाले को उठाकर इस पे रख दिया तो जो सेम जगह जिस पे जाकर गिरेंगे वो दोनों बिल्कुल सेम होने चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर 2 है तो यहाँ पे भी 2, यहाँ 4 तो यहाँ 4, यहाँ 7 तो यहाँ वाले भी 7 होना चाहिए। और देख लीजिए मैंने एग्जैक्टली वही सेम एलिमेंट्स लिखे हैं। इसका मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स को मैं इक्वल तभी बोलूँगा जब इनके एक तो ऑर्डर सेम होंगे, ऑफकोर्स ऑर्डर सेम नहीं होंगे तो एलिमेंट्स कम ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो एक तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होना चाहिए, दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, सेम जगह वाले एलिमेंट्स बिल्कुल सेम होना चाहिए। समझ में आई बात? तभी हम इक्वल बोलेंगे। लेकिन कंपेरेबल के लिए क्या होना चाहिए? सिर्फ नंबर सेम होना चाहिए, सिर्फ ऑर्डर सेम होना चाहिए।
समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट आपके पास ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स का क्या मतलब है वो चीज़ समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं आर, यहाँ पे लिखते हैं सी। ये आर का मतलब रो है और सी का मतलब कॉलम है। यहाँ पे लगाते हैं एरो, यहाँ पे ऐसे एरो और यहाँ पे ऐसे एरो। अब इसका क्या मतलब उस चीज़ को समझते हैं। इस चीज़ का मतलब है कि आप रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दीजिए और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि मान लीजिए अगर ये वाला मैट्रिक्स है जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो अगर मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना तो यहाँ पे मैं टी से रिप्रेजेंट कर दूंगा, या फिर ए डैश से भी कई जगह पे रिप्रेजेंटेशन इसके देखने को मिल जाती है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे। देखिए ये जो रो है उसको आप कॉलम बना दीजिए। तो ए बी सी रो में था, इसको हम खड़ा कर देंगे। पहले ये हॉरिजॉन्टली था, अब मैं वर्टिकली लिख दूंगा। समझ में आई बात। फिर दूसरा वाला रो भी क्या आपके पास डी ई एफ, ये भी क्या था आपके पास हॉरिजॉन्टली था, तो हमने वर्टिकली लिख दिया। अब ये जो चीज़ निकल कर आया है वो इसका ट्रांसपोज है, बात खत्म, सारे एलिमेंट आ गए। अब बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, ये कॉलम था रो बन गया, कॉलम था रो बन गया, कॉलम था रो बन गया, रो था कॉलम बन गया, रो था कॉलम बन गया। मतलब रो को कॉलम बना दीजिए और कॉलम को रो बना दीजिए। उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स बोलेंगे। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों के। डन है। फील आना चाहिए, हर एक चीज़ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। क्लियर है, डन है। तो एक काम कीजिए, इसको भी फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। अब हम कुछ सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं सो दैट आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड हो जाए। ओके तो देखिए अब हम सॉल्व एग्जांपल्स कर लेते हैं। टोटल 6 एग्जांपल्स हैं, बहुत ही छोटे छोटे से एग्जांपल हैं। तो सबसे पहले कहता है कंस्ट्रक्ट ए 2x3 मैट्रिक्स व्हिच एलिमेंट्स आर गिवन बाय लाइक दिस। इस तरीके से दिया जाता है। तो आपको देखिए, आपको कुछ नहीं करना, सबसे पहले लेट कर लेना है एक 2x3 मैट्रिक्स, जो कि कुछ इस तरीके से लिखेंगे आप 2x3 को, है ना। 2 रो होने चाहिए और 3 कॉलम होने चाहिए। मतलब पहला एलिमेंट लिखूंगा तो A11 होगा, यहाँ वाला एलिमेंट लिखूंगा तो A12 होगा, यहाँ वाला एलिमेंट लिखूंगा तो A13 होगा। देखिए एलिमेंट को लिखना आना चाहिए आप लोगों को। मैंने फर्स्ट रो और कॉलम चेंज करता चला गया। अब सेकेंड रो लिख दूंगा सब में और उसके जो कॉलम हुए चेंज करता चला जाऊंगा, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इस तरीके से आपने क्या कर दिया, एक एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर दिए हैं उनके अपने पोजीशन के हिसाब से, राइट। अब आपको करना क्या है, एक्चुअल में इनके एलिमेंट्स निकाल कर इसमें रखने हैं। एक्चुअल में एक मैट्रिक्स बनाना है तो उसके लिए हमें एक कंडीशन की बना है, ए आई जे कितना है, आई प्लस जे है। ए आई जे कितना है, आई प्लस जे है। तो देख लीजिए आई और जे की अगर मैं आपको वैल्यू बता दूं तो आप उसके वैल्यू पुट करके उनके एलिमेंट बता दोगे। यहाँ से आपको पहले से पता है, देख लीजिए 1 1 मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट है। तो अगर मुझे A11 चाहिए तो आप आई के जगह 1 और जे के जगह भी क्या लेंगे 1, तो कितना निकल कर आएगा 2। मतलब जो हमने मैट्रिक्स कंसिडर किया है वो आपको कुछ ऐसे नज़ारे दिखाएंगे। यहाँ पे आपको 2 लिखना है। समझ में आई बात। चलिए अब ए आई जे में ही क्या करना है, अगर मुझे ये एलिमेंट चाहिए तो रो के जगह मतलब आई के जगह 1 और जे के जगह 2 पुट करना है। तो यहाँ पे A12 आई के जगह 1 और जे के जगह पे 2 पुट करना है। तो 1 और 2 कितने हो गए, 3 हो गए। तो यहाँ पे आपके पास 3 लिख देना है, ठीक है। अब यहाँ का एलिमेंट चाहिए तो 1 और 3 को ऐड कर देना है ना, आई और जे करना है तो यहाँ 4 आ जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे तो 2 और 1 3 हो जाएगा। यहाँ ऐड करेंगे 2 2 जो 4 हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा, 2 और 3 यहाँ पे 5 हो जाएगा। और यही जो मैट्रिक्स है वो आपसे पूछा गया था। समझ में आई बात। तो एक बार करके दिखा दीजिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 निकाल कर ऐड करके, है ना। सिंपल छोटा सा क्वेश्चन। समझ में आई बात। डन है, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के पास। बोले तो एग्जांपल नंबर सेकंड के पास छोटे छोटे एग्जांपल है आपके पास। कहता है मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स व्हाट आर पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। अगर एक एलिमेंट्स के पास एक मैट्रिक्स के पास 8 एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब ये है कि 8 को ही कुछ ना कुछ रो और कुछ ना कुछ कॉलम में डिवाइड किया गया होगा। मतलब हो सकता है, चांसेस हैं कि उसने एक ही रो बनाया हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। देख लीजिए, क्या पता उसमें एक ही रो बनाया हो और कॉलम 8 बना दिया हो। मतलब एक इस वाले ऑर्डर की पॉसिबिलिटी है ना। मतलब एक रो एलिमेंट रो मैट्रिक्स बना दिया हो, क्या पता एक कॉलम मैट्रिक्स भी बना दिया हो जिसमें आपके पास कॉलम एक ही रखा हो और टोटल 8 रो बना दिए हो। मतलब यहाँ पे अगर रो 8 है तो कॉलम 1 हो रहा होगा। मतलब ये ऑर्डर का भी पॉसिबिलिटी है। दूसरा पॉसिबिलिटी, अगर मैं 2 रो कर देता हूँ, 2 रो करता हूँ तो हमें कॉलम जो करने पड़ेंगे वो टोटल 4 करने पड़ेंगे। तो ये हमें पता कैसे चलेगा, तो इनके फैक्टर से आपको पता है 1 × 8 है ना, मल्टीप्लाई करके टोटल 8 आना चाहिए बस, और कुछ नहीं। तो 1 और 8 लेंगे तो ये वाला एक ऑर्डर का बन सकता है।
और क्या बन सकता है 8x1 है ना, 8/1। तो इसको आप रेसिप्रोकल करके रिवर्स करके भी आपको जरूर लिखना ऑर्डर का, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 2x4 लूंगा तब के 8 एलिमेंट्स आ जाए, 2 रो और 4 कॉलम का बनेगा। नेक्स्ट इसी को मैं उल्टा कर दूंगा। अब अगर मैं 3 लेता हूं तो 3 और आगे कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, जिसको मल्टीप्लाई करूँ 8 आएगा। फ्रैक्शनल में ऑर्डर होते नहीं, सिंपल सी बात समझ में आ गई। नेगेटिव में होंगे नहीं, डेसिमल में होंगे नहीं, नॉर्मल आपके पास नेचुरल नंबर में आपको देखने को मिलेंगे ऑर्डर। समझ में आई बात। तो जो इसकी पॉसिबिलिटी है वो ये 4 ऑर्डर है। समझ में आ गई बात, और खत्म हो गया क्वेश्चन। क्लियर है, डन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के पास। तो एग्जाम्पल नंबर 3 का कहना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आगे के लगभग 5 तक यही पूछा है, ए बी सी डी की वैल्यू बताना, एक्स वाई जेड की वैल्यू। जब दो मैट्रिक्स को आपको ऑलरेडी इक्वल दे रखा है, देखिएगा ये वाला मैट्रिक्स और ये वाला मैट्रिक्स दोनों क्या आपके पास इक्वल है। अच्छा इक्वल है इसका मतलब 100% नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट देखिए इसमें 4 है, इसमें 4 है, बिल्कुल सही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको ये भी चेक करना है, चेक क्या करना है आपको, गिवन है कि ये इक्वल है, इट मींस 100% जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे, जो सेम जगह वाले एलिमेंट्स होंगे, दोज एलिमेंट्स विल बी इक्वल। इट मींस अगर ये 2 है तो यहाँ पे भी क्या होना चाहिए 2। इन्होंने क्या रखा है कि इक्वल है, तो आप बताइए यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए। इट मींस सी की वैल्यू 2 निकल गई, खत्म बात। ए के जगह पे कितनी होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, तो ए की वैल्यू 3 हो गई, बी की वैल्यू 1 हो गई, और -6 की वैल्यू ये चीज रहेगी सी माइनस डी। तो देख लीजिए एक बार तो मैंने 2 किसके इक्वल रहेगा सी, तो सी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू 3 आ गई, बी की वैल्यू 1 आ गई, और हमें पता है सी माइनस 2d वो किसके इक्वल रहेगा -6। ये और ये इक्वल होंगे, मैंने इक्वल रख दिया। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है डी की, हमें सी की पता है ना, तो यहाँ पे 2 पुट कर दीजिए पहले, तो यहाँ से डी की निकल जाएगी। समझ में आई बात। 2 उधर भेज दिए, माइनस का 2d इधर रहेगा 2। अच्छा ऐसे कर लीजिए, 2 इधर रखिए, -6 इधर लाइए, प्लस का 6, -2 उधर भेज दिए प्लस का, है ना, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास डिवाइड में, तो डी की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो यहाँ पे डी की वैल्यू हमने क्या क्या निकाल दिया 4 निकाल दिया। और देखते ही देखते क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हो चुके हैं हमारे पास। समझ में आई बात, डन है। चलिए आगे चलते हैं, छोटे छोटे से क्वेश्चन है तो एक काम करते हैं। नेक्स्ट फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई ए एंड बी। एक्स और वाई ए और बी की वैल्यू निकालें, फिर से कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो यहाँ से ये वाला एलिमेंट्स इसके इक्वल होंगे, तो यहाँ मैं लिख दूंगा x माइनस 3 विल बी 2, तो x की वैल्यू -3 उधर जाएगा तो 5, पहला मिल चुका मुझे। नेक्स्ट है 4 और यहाँ पे b प्लस का 6 रहेगा, तो 4 और b प्लस का 6 रहेगा, 6 इधर भेजिए, 4 - 6 = b, तो -2 b की वैल्यू आ गई, ये दूसरा वैल्यू मिल चुका है। चलिए आगे चलते हैं। दिस विल बी इक्वल टू दिस, तो y प्लस का 5 विल बी इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ कि जो y की वैल्यू निकलेगी दैट विल बी -5। नेक्स्ट आपके पास -2 इज इक्वल टू a माइनस 9, a माइनस 9 इज इक्वल टू -2, a इज इक्वल टू -9 उधर जाएगा, -2 प्लस का 9, a की वैल्यू 7। चलिए a b c d की वैल्यू आपने निकाल दिया, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो भी आपने कर डाला। समझ में आई बात, डन है। तो छोटे छोटे क्वेश्चन आपके पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। ओके तो क्वेश्चन नंबर 5 में अगेन आपके पास सेम क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे, इस वाले को इसके इक्वल रख देंगे, तो ये आ जाएगा 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 3। अब इसको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं है सिंपल एक इक्वेशन से, तो इक्वेशन नंबर 1 की नेमिंग कर दीजिए। नेक्स्ट आएगी यहाँ से a माइनस बी, तो ये आ जाएगा a माइनस बी इज इक्वल टू कितना बनाएगा 8। समझ में आ रही है, इसको सेकंड इक्वेशन की नेमिंग कर दिए। नेक्स्ट है 2a प्लस का b, तो यहीं पे लिख देता हूँ 2a प्लस का b, 2a प्लस का b, और इज इक्वल टू में कितना है 6 है, इसको थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर देता हूँ। और 3x माइनस 2y यहाँ पे लिखता हूँ 3x माइनस का 2y, और इज इक्वल टू में क्या है 11, इसको मैं फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग करता हूँ। ठीक है, नेमिंग आप किसी भी इक्वेशन को कुछ भी कर दीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। x वाले तो इसको मैं फर्स्ट और सेकंड के कर देता हूँ, ठीक है, और a और b वाले तो इसको मैं थर्ड और फोर्थ के कर देता हूँ, नो प्रॉब्लम। अब आपको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो आपने क्लास 9th में सीखा है वो अप्लाई कर दीजिए। इन दोनों को अलग सॉल्व कीजिए, इन दोनों को अलग सॉल्व कीजिए। अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए कि ये दोनों है भी, तो अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या करने की जरूरत पड़ेगी, तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों को ऐड कर देता हूँ, इक्वेशन छोटा बनेगा, एक बार ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। इस टाइप के इक्वेशन को मैंने 9th क्लास में सॉल्व करवाया हुआ आप लोगों को, तो फिर से समझ लीजिए, मैं यहाँ पे करवा देता हूँ। देखिए अगर आप चाहते हैं कि इसको इक्वल बनाना है तो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला ऐड हो जाएगा। कैसे करूँगा देखिएगा, 1 और 2 को हटाता हूँ और मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 2 3 जा 6x, ये आ जाएगा 6y इज इक्वल टू 6। ठीक है, 2 2 जा 4 होगा, सॉरी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 6 6, ठीक है, फिर इसे करेंगे तो आ जाएगा 9x,
और ये माइनस का 6x और ये आ जाएगा 33। अब ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 6y रहेगा, ये हो जाएगा आपके पास 13x और ये आ जाएगा, इनको ऐड करेंगे तो 39। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 39/3, कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। चलिए रॉन्ग, 3 है ना नीचे, 13 जाएगा नीचे तो काट देंगे तो 3 आ जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ गई। अब जैसे आपको x की वैल्यू पता चल गई, आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दीजिए इसमें, तो x की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा तो 2 × 3 प्लस का 3y = 3 है ना, ओरिजिनल वाले में मल्टीप्लाई किए हुए में जरूरत नहीं है, ठीक है, बड़ा नहीं करना। 2 3 जा 6, हालांकि आंसर आ जाएगा सेम, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 3y = 3 माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 3y = माइनस का 3, तो y की वैल्यू माइनस का 1। तो ये सॉल्व करना है आपको, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, है ना, ये पहले की चीज़ें आप लोगों को पता ही होनी चाहिए ऑफकोर्स, फिर भी मैंने कर दिया यहाँ पे। तो x की वैल्यू 3 आ गई, y की वैल्यू -1 आ गई। सेम कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना है इधर वाले में a और b की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। तो कर दूँ मैं इधर, चलिए अब x और y को हटा ही देते हैं, है ना, 3 और -1 निकल कर आ चुका है। अब यहाँ पे चलते हैं, इसको मैं क्या करता हूँ, सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, देखिए ऊपर a माइनस का 2b = 8 रहेगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ जाएगा 4a प्लस का 2b = 12। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस का ये बना लेगा 5a, और ये 12 8 20, तो a की वैल्यू आ गई 4। अब a की वैल्यू क्योंकि 4 मिल चुकी है, तो फर्स्ट सेकंड किसी में भी पुट कर लीजिए, ठीक है, मैं यहाँ पे पुट करना पसंद करूंगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5 पुट करता हूँ, सॉरी 4 है ना, 4 पुट करता हूँ, तो 2 4 प्लस का b = 6, आ जाए 4 2 जा 8, तो b की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, 8 उधर भैया 6 - 8 माइनस का 2 बचा, a और b की वैल्यू भी निकल गया। तो ये जो चीज़ है, ये जो कॉन्सेप्ट है 9th क्लास का इक्वेशन को सॉल्व करना, वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन के पास, क्वेश्चन नंबर 6 के पास। कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच। अभी ट्रांसपोज का कॉन्सेप्ट बताया मैंने आप लोगों को, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, कॉलम को रो में, और ए के ऊपर लगा दिए ट्रांसपोज टी। तो ये वाला रो है तो इसको -2 और 7 हॉरिजॉन्टली था, वर्टिकली लिख दूंगा, ये हॉरिजॉन्टली है तो 5 - 4 वर्टिकली लिख दूंगा, ट्रांसपोज निकल गया। यहाँ से देख लीजिए बी के ऊपर टी लिख दूंगा, ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ये रो था तो 2 3 -5 लिख दूंगा और 1 0 6 लिख दूंगा, हो गया काम खत्म, ठीक है, ट्रांसपोज निकल गया। चलिए सी पे लिखते हैं, ट्रांसपोज लिख देते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा रो में है तो -8 9 2, देखिए हो गया खत्म काम, ट्रांसपोज निकल गया। समझ में आई बात। तो ये जो चीज़ें थी आपको कॉन्सेप्ट के साथ जो सॉल्व एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को करवाया, इसलिए करवाया ताकि आपको ये पता चले कि यार क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। तो यहाँ से आपको आइडिया मिल चुका है कि क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं। तो चलिए प्रैक्टिस करते रहिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।